ओके, आज मुझे स्टार्ट करना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में बेसिक जो है वो हम 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है। आप लोगों को टोटल आउटकम पता होना चाहिए और फेवरेबल केस पता होना चाहिए। बस 2 चीज़ें अगर पता होंगी आपको तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब बात आती है कि टोटल आउटकम्स क्या होते हैं एंड फेवरेबल केस क्या होते हैं। फेवरेबल केस होता है जो मुझे चाहिए, जैसे कि मैंने एक कॉइन को टॉस करा, ठीक है ना, और मुझे हेड चाहिए, तो मेरे लिए फेवरेबल केस क्या है? हेड। टोटल आउटकम क्या है? जो चीजें आ सकती हैं। क्या क्या आ सकती हैं? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये क्या है? टोटल आउटकम। और जो मुझे चाहिए वो मेरे लिए क्या है? फेवरेबल केस। जो मुझे चाहिए वो फेवरेबल केस होगा, जो किसी और को चाहिए वो फेवरेबल केस नहीं होगा, वो उसके लिए फेवरेबल केस है। ठीक है ना, समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ये होता है फेवरेबल केस अपॉन टोटल आउटकम, या टोटल सैंपल स्पेस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। फेवरेबल केस अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, हमेशा। अगर 0 से छोटा आ रहा है तो भी आपका आंसर गलत है, 1 से बड़ा आ रहा है तो भी आपका आंसर गलत है। 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है। 0 कब आएगा? किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 कब आएगा? हाँ, 7 चाहिए, मतलब फेवरेबल केस ही ना हो, ठीक है। अगर फेवरेबल केस 0 हो गया तो 0 अपॉन एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0। मैं बोल रहा हूँ डाई का गेम खेल रहा हूँ, बोलूँगा कि 7 आएगा तभी मैं जीतूंगा, अदरवाइज मैं नहीं जीतूंगा। तो 7 कहाँ से आएगा? आएगा ही नहीं। 1 कब आएगा राहुल? 1 कब आएगा? आंसर 1 कब आएगा? हाँ, जब दोनों सेम हो, जब फेवरेबल केस और टोटल आउटकम दोनों सेम हो। मैं बोलूं कि मैं लूडो का गेम खेल रहा हूं, मैंने बोला कि भैया 1 से लेकर 6 तक जो भी आ जाएगा मैं जीत जाऊंगा, तो फेवरेबल केस क्या है? 1 से लेकर 6 तक। और टोटल आउटकम क्या है? 1 से लेकर 6 तक। तो जब फेवरेबल केस और टोटल आउटकम दोनों इक्वल हो जाएं तो उसका आंसर 1 आएगा। श्योर इवेंट का भी आंसर 1 आता है। अब ये श्योर इवेंट क्या है? मुझे रेस में फर्स्ट आना है, मैंने रेस में पार्टिसिपेट किया है, मुझे रेस में फर्स्ट आना है और मैं अकेला दौड़ रहा हूं, कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है, तो मैं फर्स्ट ही आऊंगा। सुनाई दे रहा है तुम्हें? पक्का? अभी फिजिक्स की क्लास थी, चलो ठीक है, अब तो रिलैक्स हो ना, ठीक है। तो 1 कब आएगा आंसर? जब दोनों, कौन से दोनों? फेवरेबल केस एंड टोटल आउटकम दोनों सेम हो, तभी इसका आंसर 1 आएगा। कार्तिक कहाँ है? अभी तक आया नहीं है? ये कहाँ छुट्टियां मना रहे हैं भाई? हाँ, ये ठीक है, समझ में आ गया। आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। टोटल आउटकम निकालना आता है आप लोगों को? आता है? चलो ठीक है, आप लोगों को आता है, लेकिन मैं अपने आप को रिवाइज करवाना चाहता हूं एक बार, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक बार। देखो, अगर मान लो एक कॉइन को टॉस करा मैंने, तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 2। कौन कौन से? 2⁻1 यानी कि 2 ही आएंगे। देखो, एक कॉइन को टॉस करने के बाद 2 आउटकम्स होते हैं, और कितने हैं? 1 कॉइन है, तो 2⁻1 यानी कि 2। कौन कौन से होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर 2 कॉइन्स हैं तो एक कॉइन को टॉस करने के बाद कितने आउटकम्स आते हैं? 2। और कितने कॉइन हैं? 2, तो 2⁻2 क्या हो जाएगा? 4 आउटकम्स आएंगे। कौन कौन से? देखो, या तो हेड टेल, नहीं पहले ऐसे करते हैं, हो सकता है कि दोनों हेड आ जाए,
हो सकता है कि दोनों टेल आ जाए, ये भी तो हो सकता है कि एक हेड आए फिर टेल आए, ये भी तो हो सकता है कि पहले टेल आए फिर हेड आए। 4 बन गए ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं 3 कॉइन्स को टॉस करूं तो 2⁻3, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 आउटकम्स, और कितने कॉइन्स है 3, तो 2⁻3 यानी कि 8 आउटकम्स आएंगे। कौन कौन से? हो सकता है कि तीनों हेड हो, ये भी हो सकता है कि तीनों टेल हो, ये भी तो हो सकता है कि 2 हेड हो और एक टेल हो। अब टेल की पोजीशन को चेंज करते रहो बस, हो गया। और क्या हो सकता है कि एक हेड हो और 2 टेल हो, अब हेड की पोजीशन को चेंज कर दो। समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है, अगर 1 डाई है, 1 डाई को अगर थ्रो करेंगे तो कितने आउटकम्स आएंगे? 6⁻1 यानी कि 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। 4 कॉइन्स आपके कोर्स में नहीं है, ऐसे अगर 4 कॉइन्स आ जाएं तो भी आप निकाल सकते हो आउटकम्स। ठीक है ना। अगर 2 डाइस हैं फिर 6⁻2 यानी कि 36। एक डाई को थ्रो करेंगे तो 6 आउटकम्स, कितने डाइस हैं? 2, तो 6⁻2 यानी कि 36। 36 कौन कौन से बनेंगे? हो सकता है कि पहले में 1 आ रहा हो और दूसरे में 1 से लेकर 6 तक सारी चीज़ें आ सकती हैं। ये भी तो हो सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। चलो पहले यहाँ तक लिखो, फिर कार्ड्स का बता देता हूँ मैं, वो फाइनल होगा कार्ड वाला, उसके बाद हम आगे करेंगे। अरे कौन सी क्लास है भैया? वो तो 11, हाँ सुबह हो गई थी, मैंने बोला तो था। तुम्हारा मैसेज तो आया था? नहीं नहीं, सुबह ही हो गई। हेलो, हाँ जी, नहीं चीज़ ओके डन। वो वाला रूम खोलो।
ओके डन, हो गया ना सबका। अब देखो, अब कार्ड्स के लिए देख लो एक बार। कितने कार्ड्स होते हैं? 52। ठीक है, एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं और इसके 4 सूट्स होते हैं, मतलब 4 पार्ट्स होते हैं इसके। हर एक पार्ट में 13 कार्ड्स होंगे। ठीक है, 2 कलर के कार्ड होते हैं, रेड एंड ब्लैक। रेड कलर के 2 होंगे और ब्लैक कलर के 2 होंगे। रेड कलर के कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो ऐसे कुछ बनता है ना, और एक कुछ ऐसे बनता है। ठीक है सर, इसे हम बोलते हैं डायमंड, और ये है आपका हार्ट, यही ना। इसके बाद कौन से 2 ब्लैक कलर में आते हैं, कौन कौन से? ये कौन सा है? हाँ, स्पेड है, मैं इन्हीं में कंफ्यूज रहता हूँ। और एक ऐसे बनता है, चिड़ी, क्लब। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है ना, अब टूट गया ना, टूट गया। ओहो, एक बार थोड़ा ऊपर से करना। पहले क्या होता था, लोगों को ना संस्कृत में पढ़ाया जाता था, हिंदी में पढ़ाया जाता था, तो हमारी क्या है, मदर टंग ज़्यादा समझ में आना है ना। इमोशनली हम लोग अटैच हो जाते थे, तो ज़्यादा साइंटिस्ट बनते थे, ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हुआ करती थी। अब क्या है, लैंग्वेज ही चेंज कर दिया भाई। पहले इंग्लिश समझो, अब इंग्लिश समझने में बच्चों की लाइफ निकल जाती है पूरी, और फिर भी पता चलता है अच्छा इसको ये बोलते हैं। तो पहले इंग्लिश समझो, इंग्लिश समझ में आ गया, उसके बाद से तुम सारी चीज़ें समझो, है या नहीं है। अगर यही स्टार्टिंग से हमें हिंदी में पढ़ाएं या संस्कृत, जो हमारी मदर टंग है उसी में पढ़ाएं, कितनी नॉलेज होगी हमें? होगी या नहीं होगी? पहले तो भाई साहब लैंग्वेज सीखो, इंग्लिश सीखो, फिर ये सीखो, फिर वो सीखो। और दूसरी कंट्रीज में क्या होता है, अगर मान लो यहाँ से कोई बच्चा चाइना में जा रहा है MBBS करने के लिए, बहुत सारे बच्चे जाते हैं चाइना में, तो पहले 1 साल तक ना उनको चाइनीज़ सिखाई जाती है कि आप चाइनीज़ ही सीखोगे, उसके बाद से उसी लैंग्वेज से आप करोगे वो सारी चीज़ें। कितनी अच्छी चीज़ है ये। और इंडिया में भी अब ऐसा हो रहा है कि अब लैंग्वेज का कोई नहीं है, आप जो लैंग्वेज आपको आता है उस लैंग्वेज से आपको समझ में आना चाहिए, तभी तो उसमें अच्छा करोगे। क्यों साहिल? लेकिन ये 1-2 साल के बाद इम्प्लीमेंट होगा, है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब आने वाली जनरेशन अब हमारी अच्छी होगी, उन्हें समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। बना लो भाई, ये तो तुम लोग बना ही लोगे। कलर भी कर देना ताकि पता चले कि कौन से रेड कलर के हैं और कौन से ब्लैक कलर के हैं। तुम लोग तो सारे ब्लैक कलर के ही हैं। ठीक है ना, 2 रेड और 2 ब्लैक। आपको पता होना चाहिए कि रेड में कौन कौन से आते हैं और ब्लैक में कौन कौन से आते हैं। इसमें 13 कार्ड होंगे, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13। मैं एक में 13 कौन कौन से होते हैं ये बता देता हूँ, बाकी सब में वही सीक्वेंस फॉलो होंगे। इसमें क्या होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन और एक जैक। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं, ये सेम इसमें 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 तीनों में होंगे। इसके बाद आता है 1 से लेकर 10 तक, इनको हम बोलते हैं नंबर कार्ड।
क्या बोलेंगे, नंबर कार्ड्स। 1 जो है ना 1, इसको हम एस भी बोलते हैं। जो नंबर 1 का कार्ड होता है ना, इक्का जिसे बोलते हैं, वो एस भी है, 1 नंबर का कार्ड है, लेकिन वो नंबर कार्ड में आता है, वो फेस कार्ड में नहीं आता है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं पूरे पैकेट में, 12, ये 3 3 3 3, समझ में आ गया। और 1 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड हो गए, तो पूरे टोटल कितने कार्ड हो गए, 13। ये तो 10 हो गए, और ये 3 13, इसमें भी 13, इसमें भी, सब में यही सेम कॉम्बिनेशन चलेगा। और कितने कलर के कार्ड होते हैं, 2 कलर के, ब्लैक 26 होंगे और रेड भी 26 होंगे। समझ में आ गया ना। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं। ये बेसिक है, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा ओके डन। अरे सुबह क्लास थी मैडम। हाँ चलो अब कोई बात नहीं, तो क्लास हो गई, वीडियो डाल दी मैंने, ठीक है, यूट्यूब पे डाला। ओके डन। अब देखिए, अब इसमें और मैं बेसिक नहीं बताने वाला, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मैं धीरे धीरे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ आप लोगों के एक्सरसाइज पे। ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ए यूनियन का बी का मतलब होता है ए और बी, ठीक है, या एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 भी होगा तो ये होगा ए और बी। एटलीस्ट 1 का मतलब है ए और बी, और ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए एंड बी या बोथ। बोथ का मतलब जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, ठीक है। किसको डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक। अब सबसे पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पहले एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स देख लो। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, कोई बताएगा? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, मतलब मैं किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, यही ना। मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट में कुछ भी कॉमन नहीं हो, एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0 हो जाएगा, कुछ कॉमन है ही नहीं, है ना। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P ऑफ A इंटू P ऑफ B, एंड है ना, ये A एंड B, एंड का मतलब इंटू होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका क्या मतलब है कि इंटरसेक्शन उसमें 0 हो जाना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन 0 हो जाना। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आएगा तो A इंटरसेक्शन B को तुम 0 से इक्वेट कर देना कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर है? अब देखिए, पहला टॉपिक आता है अब आप लोगों का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो लग रहा है कुछ बच्चे शाम को 6 बजे ही आएंगे।
अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कंडीशन दे रखा होगा। पहले समझ लो एक बार, अगर ये समझ में आ गया फिर तो सारी चीज़ें हो जानी हैं, समझ में नहीं आया तो कुछ भी नहीं होगा, फिर करा हुआ क्वेश्चन भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब कैसे कंडीशनल में कैसे? उस वाला रूम जाते जाओ। और हाँ ये वाला, हाँ आज उधर, आज मेरी क्लास चल रही है। हाँ, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक कंडीशन गिवन होगा बस, ठीक है। अब कंडीशन कैसे होगा कि मुझे हंड्रेड मार्क्स लाने हैं, नहीं कोई इमेजिन भी नहीं कर पा रहा सही से, मुझे 90 मार्क्स लाने हैं, ठीक है ना। मुझे कितने मार्क्स लाने हैं? 90 मार्क्स लाने हैं, और मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। कब 90 मार्क्स लाने हैं? जब मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो कंडीशन एक दे दिया ना कि आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तब आपको 90 मार्क्स लाने के चांसेस क्या हैं, यही ना, यही ना, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आपके पास होने के चांसेस क्या हैं? 100%, परसेंट में प्रोबेबिलिटी होती है भाई, आगे बताना। 1/3, अरे 10th को याद आ गया इस लड़के को। 1/3 है, 33%, 33.33%, यानी कि 2/3 चांसेस है कि आप झोल-झाल करेंगे कुछ, है ना। आगे वाले रूम में एक बार जल्दी जाओ, उस वाले रूम में। हाँ ना, ये मुझे लग रहा है कि आज वाल्मीकि जयंती मना रही हैं बच्चे। जयंती किस लिए मनाया जाता है? मतलब मरने के बाद वाला है या जन्मदिन वाला है? ये क्या होता है जयंती का, क्या मतलब होता है? मतलब मरने के बाद ना, या जन्मदिन वाला? नहीं नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ। इसको तो पढ़ाई के अलावा कुछ पता ही नहीं है। हाँ, तो आपके पास होने के चांसेस कितने हैं? कैसे पता चला 1/3 है? उस बच्चे ने बता दिया। आंसर से मतलब रखो बस, पगलेट। देखो, सीबीएसई आपको बोलती है कि या तो आप पास हो जाओ, या फेल हो जाओ, या कंपार्टमेंट री आ जाता है ना एक सब्जेक्ट में। टोटल आउटकम कितने हैं? 3। तुम्हें होना क्या है? गलत सर्कल पे लगा दिया क्या मैंने? पास ही होना है ना। तो ये फेवरेबल केस है, कितने हैं? 1, और टोटल आउटकम 3, तो 1/3 चांसेस हैं। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से ना, तो ये क्या हो जाएगा? 33.33% आ जाएगा। तभी सीबीएसई वाले बोलते हैं कि सिर्फ 33 मार्क्स लेकर आओ, 0.33 वो छोड़ देते हैं, और तुम लोग इतनी गालियाँ देते हो सीबीएसई को। 0.33 मार्क्स परसेंटेज छोड़ा है उन्होंने कि चलो छोड़ो, ये बच्चे हैं, छोड़ देते हैं इनको, सिर्फ 33% लाओ और आप पास माने जाओगे। तो ऐसे निकला है। नहीं तो 40 नंबर वाले पास होते हैं, 50 नंबर वाले कर देते अपनी मर्जी से। तो सबके पीछे मैथमेटिक्स है, ठीक है ना साहिल। तो ये चांसेज हैं तुम्हारे पास होने के, 33 पॉइंट या 1/3। वो कहाँ है? आज मैं उसको मिस कर रहा हूँ। कहाँ है ये आदित्य?
आज मैं एग्जांपल किस पे दूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, राहुल बैठा है ना हाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये समझ में आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन में बोलेगा कि आप किसी एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, जिसको फाइंड करना है वो ऊपर लिखना है और जो गिवन होगा वो नीचे होगा। ए की फाइंड करनी है जब बी ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि मुझे 90% मार्क्स चाहिए जब मैंने पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर रखी है। तो जो हो चुका है वो अपॉन में आएगा, जो फाइंड करना है उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे, ए अपॉन बी। कोई बच्चा ऐसे नहीं लिखेगा ए अपॉन, आगे वाले रूम में जाओ, आगे वाले रूम में जाओ, किसी और घर में ना घुसे, इनको पता नहीं है। हाँ, ये खुश हो रही है ए अपॉन बी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी को उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देना है। किसको? ए इंटरसेक्शन बी को। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? या तो गिवन होगा या मैंने जो फॉर्मूला बताया उससे निकालना है। कौन सा फॉर्मूला बताया? ए यूनियन बी वाला। ए यूनियन बी क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। या तो उससे निकालने के लिए बोलेगा या ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, ए और बी की जगह पे क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है, ई एफ दे सकता है, एक्स वाई दे सकता है, कुछ भी। समझ में आ गया? आ गया? एक ही फॉर्मूला है कंडीशनल में और एक ही कंडीशन दे रखा होगा। जब भी एक से ज़्यादा कंडीशन होगा वो बेस थ्योरम में चला जाएगा। एक कंडीशन होगा, एक कंडीशन फाइंड करना होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब भी एक से ज़्यादा कंडीशन है वो बेस थ्योरम में जाएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है भाई? 13 पॉइंट, हाँ देखो, एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूं। देखो, इसने बोला है गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ is 0.3 and probability of E intersection F ये है 0.2। अच्छा, एक चीज़ और, A इंटरसेक्शन B हो या B इंटरसेक्शन A हो, एक ही बात है। ठीक है ना? इसने बोला है कि आप फाइंड करो, फर्स्ट पार्ट फाइंड करने के लिए बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F, और सेकेंड पार्ट बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E, ये फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F, E की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, F ऑलरेडी हो चुका है, क्वेश्चन में बोला है। जो अपॉन में होगा यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी हो रखी होगी, तो ये हो जाएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F, और जिसकी प्रोबेबिलिटी या जो कंडीशन ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है उससे डिवाइड कर देना है। अपॉन में F है ना, तो अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F आ जाना है। ये क्या है? 0.2, और ये क्या है? 0.3। तो आंसर क्या आ गया? 2/3। क्या 2/3 1 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है ना? कैसे पता चल रहा है? डिनोमिनेटर बड़ा है यानी कि 1 से छोटा है, यानी कि हमारा आंसर भी सही है। किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा, यानी कि उसका डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है ना? सेकेंड कंडीशन, सेकेंड पार्ट है इसका F अपॉन E। अब E ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। E इंटरसेक्शन F क्या दे रखा है? 0.2, और ये क्या है? 0.6। 2/6 का मतलब है 1/3। हो गया, अभी भी 1 से छोटा है। चलो जल्दी से नोट करो, फिर आगे करते हैं। हर एक बेंच पे है ना बुक है ना पीछे? अरे
ओके, आ जाओ इनके साथ, आ जाओ फिर। अब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 तक करना है आप लोगों को। ये हो गया, समझ में आ गया? बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है ये। ओके, सुजय आ रहा है समझ में? हो गया ना ये वाला? सेकंड क्वेश्चन देखिए, करते रहो आप लोग। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ये फाइंड करना है। इफ पी ऑफ बी इज 0.5 and P of A intersection B is 0.32। तो देखो A अपॉन B चाहिए, आप लोग मैच करते रहेंगे आंसर, आप लोग तो आगे निकल गए होगे। ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B अपॉन B। A इंटरसेक्शन B क्या है? 0.32 और ये क्या है? 0.5। तो ये हो जाएगा 32/50। पॉइंट हटा दिया मैंने। 2 से डिवाइड कर सकते हो आप लोग। 2 16 जा, 2 25 जा, यानी कि 16/25 हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी देखें आप लोग। इसने बोला है P ऑफ A इज 0.8, P ऑफ B है 0.5, P ऑफ B अपॉन A। अच्छा, P ऑफ B अपॉन A दे रखा है 0.4। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट बोला है इसने कि आप A इंटरसेक्शन B फाइंड करें, ठीक है? तो जो दे रखा है इसका फॉर्मूला लगाओ। क्या दे रखा है? B अपॉन A, ये हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। B अपॉन A क्या है? 0.4 है। A इंटरसेक्शन B क्या है? ये तो फाइंड करना है मुझे। P ऑफ A क्या है? 0.8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आ गया 0.4 इंटू 0.8, यानी कि 0.32। यही आ रहा है। आप लोग अपना अपना करते रहेंगे और मैच करते रहें बस। सेकेंड पार्ट बोला है इसने A अपॉन B चाहिए आपको, A अपॉन B। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B क्या है? अभी आपने फाइंड करा है 0.32। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है? 0.5। ये तो आ गया 32/50, यानी कि 16/25। थर्ड पार्ट क्या बोला है इसने?
थर्ड पार्ट बोला है इसने ए यूनियन बी फाइंड करना है आपको, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का तो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका है मैंने कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सारी चीज़ें पता है। ए क्या है 0.8, बी क्या है 0.5, इंटरसेक्शन क्या है 0.32, ये हो गया 1.3 माइनस 0.32। अगर 1.3 में से 0.32 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, .98, ठीक है। और ये भी 1 से छोटा ही है 0.98। हो गया। रब कर दूं इसे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इसने इवेलुएट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है, ठीक है। इसने बोला है 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है, और ये इक्वल है 5/13 के, यही गिवन है ना। और क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज 2/5। अच्छा पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल है 5/13 के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो ये एज इट इज रहेगा 5/13, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या चाहिए, पहले इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं फिर यूनियन आ जाएगा। जब तक इंटरसेक्शन नहीं होगा तब तक मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ना इसमें। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दे रखा है तुम्हारे पास 2/5। ए इंटरसेक्शन बी यही तो मुझे फाइंड करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 5/13 के। तो देखो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2/5 इंटू 5/13, 5 और 5 कैंसिल, क्या आ जाएगा 2/13। कोई डाउट यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ए यूनियन बी, ये क्या हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, क्या ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना मैं, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही ना। या तो 13 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे ही रहेगा, बात तो एक ही है। तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी यही आना है। हाँ अब देखो ए यूनियन बी फाइंड करना है। पी ऑफ ए क्या दे रखा है 5/26,
P और B क्या है 5/13 और ये क्या है 2/13। इसका एलसीएम ले लो, 26 हो गया, 5 + 10 - 4 11/26 आ गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सुजय हो गया 5? अरे वाह। पहले तो इंटरसेक्शन फाइंड करना है ना क्वेश्चन नंबर 5 में। हो गया नहीं ये? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये दे रखा है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11, यही है ना। फर्स्ट पार्ट बोला है कि आप फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा आपको देखना है कि क्या गिवन है और कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन दे रखा है 7/11, ये है 6/11, ये है 5/11 और ये नहीं पता है मुझे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये तो 11/11 हो गया माइनस 7/11 यानी कि 4/11 आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या बोला है इसने, सेकेंड पार्ट बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड करें। ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए अपॉन बी नहीं पता है मुझे, ये फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 5/11। 11 कैंसिल, क्या आ जाएगा 4/5, ठीक है। थर्ड पार्ट है बी अपॉन ए, बी अपॉन ए हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए। ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो एक ही बात है, 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 6/11। 11 कैंसिल, 4/6, 4/6 का मतलब है 2/3, अभी भी 1 से छोटा है, हो गया। अरे वाह, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन नंबर 6 से करवाऊंगा स्टेटमेंट वाले सम्स, ठीक है। आप लोग इतना अच्छे से कर लेना, एक बार थोड़ा बेसिक करवाया है मैंने बस।